आज के क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको कि रोटेशनल डायनामिक्स के नाम से भी जाना जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल डायनामिक्स बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है इसको हम लोग ज़रा समझें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने के लिए पहले हमें इनर्शिया पर जाना होगा। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी का वह गुण है, वह प्रॉपर्टी है। इनर्शिया किसी भी बॉडी का वह गुण है, वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह अपनी अवस्था जो भी उसकी होती है, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उसका विरोध करता है। अवस्था में अगर कोई भी चेंजिंग आता है तो उसका वह विरोध करता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वह अपने स्थिति मतलब या तो वो रेस्ट की हो या यूनिफॉर्म मोशन की हो, क्या करता है? वह उसको मेंटेन करने का प्रयास करता है, नहीं चाहता है कि उसमें कोई चेंज हो। अवस्था या तो रेस्ट की हो सकती है या तो यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन के जगह पर अगर हम यूनिफॉर्म रोटेशन को कंसीडर करें, किसको कंसीडर करें? यूनिफॉर्म रोटेशन को अगर हम कंसीडर कर लें तो वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। इसको प्रैक्टिकल तौर पर ऐसे समझिए कि जो है चेंज का विरोध होना, अवस्था में जो चेंज होता है उसका विरोध करने के लिए जो फैक्टर वहां पर काम करता है वही वहां पर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ऐसे समझ लो जैसे आजकल ठंडा का दिन है। मान लो सवेरे अगर आपको 5 बजे से क्लास बुला लिया जाता है, जाते भी होगे? नहीं सर। नहीं जाते, ठीक है। मान लो 5 बजे से अगर क्लास होता है, ठीक है, तो क्या होता है? सवेरे उठने में दिक्कत होती है, तो वह जो अवस्था आप चेंज करते हैं, है ना, रेस्ट से आप मोशन में आते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? आप विरोध करते हैं। विरोध होता है। कोई बच्चा तो थोड़ा डांट खा के उठता है, किसी को तो लगता है तब उठता है कि नहीं? कुछ को तो लगता है तब ये उठता है, बिना लगे जो है क्या प्रिंस हो? अगर सवेरे क्लास हो तो बिना लगे तो, है ना, आपको या तो कुछ को डांट मिला तो उठ गया। अब कुछ लोग अपने मन से भी उठ जाते होंगे, है ना, है कि नहीं? प्रिंसु कैसे उठती है? अपने मन से उठती। ये तो गलत बात है। बात समझ गए ना? तुम रश्मि कैसे उठती है? अच्छा चलो ठीक बात है। तब इससे अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझें, जो जैसे भी उठे, लेकिन वह जो अपोज जो होता है, वो जितना बड़ा अपोज होता है समझ लो कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा है। तो उसी तरह से कोई बॉडी को अगर हम रोटेट करते हैं, किसी भी बॉडी को अगर हम रोटेट करते हैं, तो वह जो अपोज करता है उसके लिए जितना बड़ा फैक्टर काम करता है, तो वही जो है वहां पर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। कोई कम अपोज करता है, कोई बात नहीं, आपको घुमा ले बाबू। कोई कहता नहीं हम नहीं घूमेंगे, है ना, तब उसको क्या करना पड़ता है? जो आराम से उठ जाए तो उठ जाए, नहीं उठता है तो लगता भी है। कोई जैसे स्कूल वगैरह जाते हो उसमें ज्यादा लगता होगा कि नहीं? चलो है ना, क्या अभिषेक लगता है ज्यादा खाया उसमें, है ना, तो स्कूल जाने में नहीं उठता है तो लगा है के बाद चलो उठो। तो फिर तो वह जो अपोज है, समझ लो कि अपोज जो होता है रोटेशन का, रोटेशनल मोशन का जो अपोज करते हैं, या कोई भी बॉडी मान लो रेस्ट में उसको हम घुमाना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए क्या करेगा, वो अपोज करेगा, क्योंकि वो तो रेस्ट में है और आप उसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, रोटेशनल मोशन में ला रहे हैं। तो वह जो उसकी प्रॉपर्टी है, वह जो विरोध करेगा, वह जितने फैक्टर के साथ विरोध करेगा, जितने ताकत के साथ विरोध करेगा, वही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जितना ताकत के साथ विरोध करेगा उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा होगी। आई बात समझ में? तो ये ऐसे प्रैक्टिकल तौर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने का तरीका है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर हम डिटेल बात करेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है टॉर्क। तो पहले हम लोग टॉर्क को समझे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो देखिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क को समझने के लिए जो कंसेप्ट फोर्स का लीनियर मोशन में होता है, वही कंसेप्ट टॉर्क का रोटेशनल मोशन में होता है। काम का डिफिनेशन यही है, काम का कॉन्सेप्ट यही है। जो कंसेप्ट फोर्स का लीनियर मोशन में होता है, वही कंसेप्ट टॉर्क का रोटेशनल मोशन में होता है। फोर्स क्या करता है, किसी भी बॉडी को मूव कराता है, और टॉर्क क्या करता है, किसी भी बॉडी को रोटेट कराता है। किसी भी बॉडी को अगर रोटेट कराना हो, किसी भी बॉडी को रोटेट कराना हो तो उसके लिए टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। देखिए पेन लो तो जरा, जैसे मान लो ये बॉडी, इसको अगर हमको रोटेट कराना है तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। कोई भी चीज को रोटेट करना है तो टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। और किसी भी बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन देना, जैसे ये बॉडी, इसको हमको ट्रांसलेशनली मूव कराना है, ऐसे सीधा डायरेक्ट, तो इसके लिए क्या होगा, फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? तो यह जो है दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जैसे मान लो आप गेट खोलते हो, आप विंडो खोलते हो, तो वहां पर एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, तो रोटेट करने के लिए टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। और किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए, लीनियर मोशन कराने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और थोड़ा टॉर्क को हम लोग डिटेल से समझें। देखिए टॉर्क को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, कई तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन इसका जो एक मेजर डिफिनेशन है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज नॉन एज टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स इज नॉन एज टॉर्क। देखो जब भी मोमेंट की बात आती है तो वहां पर आर का फैक्टर काम करता है। जैसे एम आर को बताए थे कि मास मोमेंट होता है, तो यहां पर ये आर क्रॉस एफ है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज नॉन एज टॉर्क। तो यहां पर हम लोग टॉर्क को डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और समझने के लिए यह भी डेफिनेशन है जो हमने नीचे लिखा है, टॉर्क प्लेज सेम रोल इन द रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एज फोर्स प्लेज इन ट्रांसलेशनल मोशन। टॉर्क प्लेज सेम रोल इन द रोटेशनल मोशन एज फोर्स प्लेज इन ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब समझ लो कि जो खेल फोर्स का, जो काम फोर्स का लीनियर मोशन में होता है, तो वही काम जो है टॉर्क का रोटेशनल मोशन में होता है। अब ये तो समझते हो कि फोर्स का क्या काम है लीनियर मोशन में, बिना फोर्स के मूव ही नहीं करेगा, है ना। तो उसी तरह से बिना टॉर्क के बॉडी रोटेट नहीं करेगा। क्या होगा, बिना टॉर्क के बॉडी रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो इसके हिसाब से टॉर्क को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ तो क्या हो गया, ये आर एफ साइन थीटा हो गया, आर एफ साइन थीटा। और थीटा यहां पर क्या है, आर और एफ के बीच एंगल है, आर और एफ के बीच एंगल है। अब देखिए इसमें आर क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए यह कोई भी रॉड है, ये मान लीजिए सपोज यही आपका रॉड है, और इसको हमको रोटेट कराना है। इस तरह से ये एक्सिस यहां पर बना दिया और इसको हम ऐसे रोटेट करा रहे, देखिए ये रोटेट कर रहा। तो अब सवाल है कि हम फोर्स कहां पर लगाएंगे। देखिए जैसे यहां फोर्स लगाएंगे तो भी ये रोटेट होता है, यहां पर फोर्स लगाएंगे तो भी ये रोटेट होता है ना। तो कहां पर हम फोर्स लगाएं ताकि फोर्स मिनिमम लगे, इसका फैक्टर काम करता है कि नहीं। तो कहीं भी फोर्स पे लगाएंगे ऐसा तो नहीं होगा कि बराबर काम करेगा, है ना। जैसे मान लो चापाकल चलाते हो, है ना, तो कहां पर पकड़ के चलाते हो,
उसके लास्ट एंड पे या बीच में पकड़ के चलाते हो? क्या फायदा होता है? लास्ट में पकड़ के चलाते हो तो कम फोर्स लगता है, हल्का लगता है। बीच में पकड़ के चलाओगे तो मिजाज ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं? तो फर्क क्या हो? वही चापाकल तो वही है, हाथ भी आपका वही है, आप भी वही हैं। तो आखिर क्या फर्क पड़ गया वहाँ? कुछ न कुछ फर्क पड़ा जिसके कारण कि बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो वो फर्क कौन सा था? वो डिस्टेंस का फर्क था, एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक्सिस से डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो आप ये देखते हैं कि चापाकल आराम से चलता है, हल्का लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है, तो डिस्टेंस का फैक्टर जो एक बड़ा फैक्टर। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर एक्सिस अगर ये है तो यहाँ से जितना दूरी पर फोर्स लगाएंगे तो ये ज़्यादा घूमेगा या कम फोर्स में ज़्यादा घूमेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जहाँ फोर्स लगा रहे हैं हम एक्सिस से, ये डिस्टेंस आर होता है, ये डिस्टेंस आर होता है। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए या कोई भी बॉडी है, कोई भी रड है, ये इसका एक्सिस है। ये नहीं करें कि ये मिड पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है। सपोज ये एक्सिस है और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? आर है, ठीक है। और फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, देखो फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो ये आर है और ये एफ है। इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो अब अगर ये आर है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ तो साहब? आर कॉस थीटा। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं? ये थीटा है तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। बोलो कोई तकलीफ इसमें? ये आर है तो ये थीटा की तरफ कॉस हो गया और ये सामने का कंपोनेंट ये साइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर फोर्स के साथ परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? कॉस वाला या साइन वाला? साइन वाला यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपके पास टॉर्क आया आर एफ साइन थीटा आ रहा है, यहाँ भी साइन थीटा है। तो साइन थीटा के यहाँ पर यही मतलब है कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाता है, इस कंपोनेंट का यहाँ पर काम नहीं है। आई बात समझ में? इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अब हम इसको हटा देते हैं। आप लोग रहने दीजिएगा, फिगर में मिटाना नहीं है। लेकिन अब ये कंपोनेंट का काम नहीं है। बॉडी जो घूमता है एक्चुअली ये यहाँ पर इस कंपोनेंट के वजह से घूमता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये आर एफ साइन थीटा, और चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है इस वजह से एक यूनिट वेक्टर यहाँ पर ईटा भी लगाएंगे। जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आएगी तो एक यूनिट वेक्टर यहाँ पर ईटा भी होगा। और अगर फिर मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करें, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ईटा के यहाँ पर कोई खेल नहीं है फिर मैग्नीट्यूड में, तो इतना ही रहेगा। ईटा तो आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर है, ये तो डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू यहाँ पर देखिए आर एफ साइन थीटा, मेन फार्मूला आपके पास ये हुआ। और देखो एफ इंटू आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा क्या है? क्या देखे, ये आर साइन थीटा कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर साइन थीटा कैसा डिस्टेंस है? तो फोर्स ये हुआ, और आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक डेफिनेशन जो है टॉर्क का यह भी होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यह भी टॉर्क का डेफिनेशन होता है। आप ये भी कह सकते हैं टॉर्क को फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नॉन एज टॉर्क। ये भी गलत नहीं होगा, ये भी ठीक है, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। और समझने के लिए और काम के दृष्टिकोण से तो सबसे ज़्यादा ये सही है। टॉर्क प्लेज ए सेम रोल इन द रोटेशनल मोशन एज फोर्स प्लेज इन ट्रांसलेशनल मोशन। जो खेल जो काम फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में करता है वही काम टॉर्क रोटेशनल मोशन में करता है। आई बात समझ में? ये हमेशा याद रखिएगा, जहाँ जहाँ फोर्स होगा लीनियर मोशन में वहाँ वहाँ रोटेशनल मोशन में टॉर्क होगा। फोर्स का जगह कौन ले लेगा? टॉर्क ले लेगा। आई बात समझ में? फोर्स का जगह कौन ले लेगा? टॉर्क ले लेगा। अब जरा देखिए यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला एफ टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू क्या है आपके पास? आर एफ साइन थीटा। यहाँ तक सबका हो गया है ना? तो यहाँ देखिए एक बार हम फिर इसको लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब आइए इसमें स्पेशल केस देखो। स्पेशल केस में अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो टॉर्क 0 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा?
हो जाएगा कि नहीं? ये आपका केस 1। तो कहने का मतलब अगर थीटा 0 हो जाए तो टॉर्क 0 हो गया, जबकि फोर्स तो लग रहा था। ऐसा तो नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा था। तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेला फोर्स टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकता है। अकेला फोर्स टॉर्क को प्रोड्यूस कर सकता है ये जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां पर टॉर्क क्या हो गया? 0 हो गया, लेकिन फोर्स लग रहा है फिर भी टॉर्क 0 हो गया। थीटा जैसे 0 हो गया तो टॉर्क 0 हो गया। फिर देखिए इसमें केस 2 में अगर थीटा का वैल्यू 90 रख लें, जरा बताओ तो साहब, थीटा का वैल्यू 90 अगर हो जाए तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? RF। इसका मतलब ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 हो तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसलिए जब आप गेट खोलते हैं, चापाकल चलाते हैं, तो बिल्कुल वहां पर हाथ को आप परपेंडिकुलर रखते हैं। परपेंडिकुलर रखिए तो वैसे स्थिति में ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा आराम से रोटेट करेगा। रोटेट करने में ज़्यादा आपको ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर 90 होता है साहब तो मैक्सिमम फोर्स क्रिएट होगा। तो क्या होगा साहब? मैक्सिमम फोर्स क्रिएट होगा। कब? जब 90 हो तब। और उसके बाद केस 3 में अगर थीटा 180 हो तो फिर भी टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर भी टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? चूंकि 180 होगा तो साइन 180 क्या होता है? 0 होता है। बोलो कोई तकलीफ इसमें? तो मैक्सिमम टॉर्क होगा जब थीटा 90 हो तो किसी भी बॉडी को घुमाना है, जैसे मान लो फैन को ही अगर घुमाना है तो एकदम जो आपका पंखा का जो देखिए हैंडल है एकदम परपेंडिकुलर मारिए आप उस पर, तो वह ज़्यादा रोटेट करेगा। आई बात समझ में? और मान लो कि सीधा जैसे उसका जो डंडा उसको पकड़ के ऐसे खींचते जाओगे, ऐसे फोर्स लगाओ तो क्या वो घूमेगा? नहीं ना घूमेगा। तो परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए। मान लीजिए जो आपका गेट ही है, जब आप उसको पकड़ते हो तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो, पकड़ के उधर खींचो, क्या घूम जाएगा? बोलो बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? पेन देखें। तो जैसे इसको अगर रोटेट करना है, देखिए रोटेट करना, ये मान लीजिए कि एक्सिस है, यहाँ पर एक्सिस है, इसको रोटेट करना है तो फोर्स जो लगना चाहिए कैसे लगना चाहिए? एकदम परपेंडिकुलर लगे तो मैक्सिमम टॉर्क क्रिएट होगा। देखिए ये घूम रहा है और पकड़ के मान लो हम ऐसे पकड़ के खींच दें, क्या घूमा? रोटेशन हुआ। रोटेशन हुआ तो इसका मतलब टॉर्क 0। फोर्स तो हम लगाए लेकिन टॉर्क नहीं लगा। तो टॉर्क के लिए फोर्स की आवश्यकता जरूर है, लेकिन अकेला फोर्स टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि फोर्स लग रहा है तो टॉर्क क्रिएट कर ही जाएगा। आई बात समझ में? मान लो कि यहाँ पर देखो फोर्स लगा रहा है, इधर चला आया, घुमा, फोर्स तो लगा है, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ। हाँ ऐसे करें तो देखो ये घूम गया, है ना? फोर्स लगा ऐसे ये घूम गया, ऐसे लगा ये घूम गया, तो टॉर्क क्रिएट हुआ। रोटेशनल मोशन जब हो रहा है तो इसका मतलब है कि टॉर्क क्रिएट हुआ। कहीं भी अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है, बॉडी रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां देखो, ये बात समझ गए? अब आइए टॉर्क का कुछ और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देखो। जैसे प्रैक्टिकल तौर पर मान लीजिए या कोई भी रॉड है, अब यहां पर ये डिस्टेंस मान लिया कि R1 है और यहां से ये डिस्टेंस क्या मान लिया? R2 है। और इधर जो है ये लगाया फोर्स F1 और इधर से लगा रहे हैं फोर्स F2। जरा ध्यान से देखिए, इधर से कौन सा फोर्स लगा रहे हैं?
F1 और इधर कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, F2। तो यह जो फोर्स लगा रहे हैं ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ घुमाना चाहेगा। तो ये जो टॉर्क क्रिएट किया, मान लेते हैं इसको τ1 क्रिएट कर रहा है। कौन सा टॉर्क क्रिएट कर रहा है, τ1। और इधर जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये क्या चाहेगा, इसको इधर घुमाना चाहेगा, है ना। और ये जो टॉर्क क्रिएट कर रहा है, यह जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ये मान लीजिए कर रहा है τ2। देखो यह फोर्स जो लगा ये क्या चाहेगा, इसे घुमाना। ये कौन वाइज है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। तो ये क्या चाहेगा, क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। और ये क्या चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, है कि नहीं। तो ये τ1 है और ये τ2 है। और टॉर्क जो है साहब, यह वेक्टर तो है ही, और वेक्टर में भी एक खास वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है। तो टॉर्क का डायरेक्शन हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। जैसे ये कौन वाइज टॉर्क हुआ, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन वाइज हुआ, क्लॉकवाइज। ये कौन वाइज टॉर्क हुआ, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हुआ। तो क्लॉकवाइज अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। आई बात समझ में। और अगर कोई भी, जैसे मान लो ये रड है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, क्या है ये, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि नेट टॉर्क इस पर 0 लगेगा। क्या होगा, इस पर नेट टॉर्क इस पर क्या होगा, 0 होगा। अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, कैसा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टॉर्क तो लग रहा है लेकिन वह बिल्कुल अस्थिर है। टॉर्क लग रहा है लेकिन बॉडी जो है वह अस्थिर है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात अगर करें तो नेट टॉर्क जो बॉडी पर होगा क्या होगा, 0 होगा। फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क ऑन द बॉडी, नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी शुड बी 0। जैसे कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है तो नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। अगर एज फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी 0। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी 0। देखो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, बैलेंसिंग। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, बैलेंसिंग। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि कहीं किसी भी बॉडी पर जो है अगर कई फोर्स लग रहा हो, किसी भी बॉडी पर कई फोर्स लग रहा हो, ठीक है, कई फोर्स लग रहा हो, लेकिन वो अस्थिर है, फिर भी कहीं नहीं जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर किसी भी बॉडी पर कई टॉर्क लग रहा हो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर किसी भी बॉडी पर कई टॉर्क लग रहा हो लेकिन फिर भी वो किसी तरफ उसका कोई रोटेशन नहीं है। जैसे मान लो इसी पर ये इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, और भी कोई लगा दें, लेकिन फिर भी ये जो रड है ये जरा सा भी ये घूमा नहीं। ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि नहीं घूमे, है ना। जो हो सकता है एक ही गेट को एक अंदर से इधर से पकड़ के खींच रहा है, दूसरा लड़का उसको बाहर से खींच रहा है, मतलब लगा रहा है, दूसरा खींच रहा है, और दोनों बराबर ताकत का है। ऐसा होता है कि नहीं, कभी अच्छा देखते हैं तुम कैसे जो है खोल लेता है, तुम उसको जो है अंदर से जो है लगा रहा है फोर्स, टॉर्क,
और वो जो है बाहर से लगा रहा है, अगर दोनों जो है बराबर दमखम का है, बात समझ गया? तो वैसे स्थिति में मान लो फिर भी अगर किसी तरफ रोटेशन नहीं हो रहा है तो इसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी बॉडी पर कई टॉर्क लग रहा हो लेकिन उसका रोटेशन नहीं हो रहा हो तो इसको क्या बोलते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क ऑन द बॉडी शुड बी 0 फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या होगा? नेट टॉर्क 0। तो इसका मतलब τ1 प्लस τ2 शुड बी, हो सकता है और भी हो, मतलब ऐसा नहीं करें कि 2 ही हो, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τ4 प्लस τ5 शुड बी, ज़्यादा भी हो सकता है ना? जितना भी टॉर्क हो तो ये मिला के क्या होगा? 0। पहले इसको लिख लीजिए फिर इसको समझाते। तो हमने क्या कहा इसमें? अगर कोई भी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है तो वैसे स्थिति में नेट टॉर्क ऑन द बॉडी क्या होगा? 0 होगा। नेट टॉर्क ऑन द बॉडी शुड बी 0। और अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें नेट फोर्स 0 होता है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क 0 होता है। देखो जैसे मान लो यह कोई भी रड है और इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है F2। इसके वजह से टॉर्क इधर लगा τ1 और इधर टॉर्क लगा τ2, तो दोनों मिलकर के कितना होगा इसमें? 0। τ1 प्लस τ2 मिला करके 0। और इसमें क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। तो क्लॉकवाइज कौन सा है? τ1 ना, और τ2 आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? τ1 बराबर τ2। तो τ1 कितने के बराबर होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 R1 और साइन तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, इसलिए 90 हो गया। तो यहाँ पर साइन थीटा लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर परपेंडिकुलर फोर्स ऑलरेडी लग रहा है तो वहाँ पर थीटा वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, इसलिए कि साइन 90 1 हो जाएगा। साइन 90 कितना हो जाएगा? तो F1 R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F2 R2। F1 R1 इक्वल टू F2 R2, यही ना होगा? तो यहाँ पर ये इसको याद रखना है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए F1 R1 इक्वल टू F2 R2। देखो जैसे यहीं पर अगर हम ये कहें कि मान लो कि इधर जो है ये मान लो 1 मीटर का डंडा है, यहाँ पर कोई भी हमने मान लो अगर आपको कहा कि जैसे मान लो 1 मीटर का इस तरह से ये डंडा है, इधर मान लो 50 केजी का कोई वजन है, इधर 100 केजी लटका हुआ है। मान लो जैसे दूध वाले को देखते हो ना, लटका करके जाते हैं दोनों तरफ, तो इधर मान लो जैसे 50 केजी है और इधर 100 केजी है, और ये 1 मीटर का ये डंडा है मान लो। अब अगर हम ये कहें कि वह जो दूध वाले हैं वो डंडा अपना कहाँ पर रखे ताकि जो है रड आराम से ये बैलेंस हो जाए, डंडा बैलेंस हो जाए, तो कहाँ पर रखा जाए ताकि ये बैलेंस हो जाए? देखो सबसे पहले तो इधर फोर्स जो है ये ज़्यादा है, इधर डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, और इधर फोर्स कम है तो डिस्टेंस इधर ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोगों को परफेक्ट पॉइंट बताना है कि कितने डिस्टेंस पर रखे एडजस्ट, ज़्यादा कम तो खैर ये भी एक क्वेश्चन है कि किधर रखे, है ना? अगर यहाँ पर ये मिड पॉइंट है मान लो, तो ये तो श्योर है कि जब भी होगा तो इसके इधर ही रखाएगा। अब हम मान लेते हैं कि ये R है और इधर टोटल 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 - R हो जाएगा। और अगर इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहना है, क्या करना है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहना है, तो वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा? नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अब डायरेक्ट आप ये याद रखिए कि दोनों तरफ का जो टॉर्क है वो बराबर हो गया, तो τ1 इधर τ2 इधर, दोनों बराबर हो गया। तो बस इसी फॉर्मूले का यूज होगा F1 R1 इक्वल टू F2 R2। अब ये बताओ इधर फोर्स कितना होगा?
फोर्स मान लो 50 है, मास है, जी लगा दो, वेट हो गया फोर्स। R1 इधर का R1 कितना है 50 दिए हैं 1 माइनस R, और इधर जो है 100 है फोर्स, मास है 100, जी लगा देंगे तो फोर्स हो जाएगा। हालांकि दोनों तरफ का जी ऑलरेडी कटेगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जी तो कट ही जाएगा। और यहाँ पर ये R है, जी खत्म हो गया तो ये कितना हो गया देखो 1 माइनस R इक्वल टू इधर से कटा दें 100/50 R, तो 1 माइनस R इक्वल टू 2R, इसको उधर करो तो 3R इक्वल टू 1 मीटर, 3R इक्वल टू 1 मीटर, तो R इक्वल टू 1/3 मीटर, तो 1/3 मीटर हो गया। और सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा 33.33 सेंटीमीटर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? 1/3 मीटर हो गया 33.33 सेंटीमीटर। अब ये एग्जैक्ट आपको मिल गया 33.33 सेंटीमीटर, मतलब इतने डिस्टेंस पर यहाँ पर अगर वो कंधा रखे तो ये बैलेंस हो जाएगा। या ऐसे भी आपको एक्सिस बनाना है तो यहाँ पर ये बैलेंस होगा। तो जब इधर से 33.33 आया तो इधर से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 66.66 सेंटीमीटर, इसलिए कि पूरा रड तो 1 मीटर का ही है, पूरा रड कितने का है 1 मीटर का है, इसलिए इधर से 33.33 आया तो ये आपका 66.66 या 67 कर सकते हैं। बोले इसमें कोई दिक्कत है? तो ये आपका जो है टॉर्क का कॉन्सेप्ट हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक बॉडी पर जैसे कई टॉर्क लगे, एक बॉडी पे कई टॉर्क लगे, ये समझ गए ना, एक बॉडी पर कई टॉर्क लगे, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात है तो भी वह जीरो बनेगा। और फर्क बस यही होगा कि यहाँ देखें, जैसे मान लो कि इधर τ1 लग रहा है, एक और इधर से τ2 लग रहा है, इधर लग रहा है τ3, इधर τ4, तो 4 टॉर्क लग रहा है ना। एक और लगा दो, एक τ5 भी लगा दो, इधर τ5, टी नहीं बल्कि ये τ है, τ5 ये एक्सिस है। अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो सभी टॉर्क मिलके क्या होगा, जीरो होगा, सभी टॉर्क मिलके जीरो होगा। या तो आप ये कहें कि इधर वाला टॉर्क और इधर वाला टॉर्क दोनों क्या होगा, बैलेंस करेगा, बराबर करेगा। आई बात समझ में? इसमें पॉजिटिव कौन सा टॉर्क लेंगे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बाकी इधर ये क्या होगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। ऐसे तो हम लोग टोटल टॉर्क की बात करेंगे, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस τ4 प्लस τ5 मिल करके जीरो। अब जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लिया, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव, माइनस τ3 माइनस τ4 माइनस τ5 इक्वल टू, इसका मतलब τ1 प्लस τ2 इक्वल टू τ3 प्लस τ4 प्लस τ5। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये कैसा टॉर्क है, क्लॉकवाइज टॉर्क। ये कैसा टॉर्क है, क्लॉकवाइज टॉर्क। ये कैसा टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए दोनों टॉर्क को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। आई बात समझ में? रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए दोनों टॉर्क को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। बोलो कोई इसमें तकलीफ है? और यही काम था हम इसमें भी किया, ये जो निकाले हम लोग 33.33, इधर वाला टॉर्क इधर वाला टॉर्क, चूंकि दो ही टॉर्क था इसमें तो दोनों को क्या किया, बराबर कर दिया। ठीक है, तो देखो टॉर्क के लिए समझने वाला सबसे मेजर कंसेप्ट एक बार फिर सुन लीजिए लास्ट में, कि जो कंसेप्ट फोर्स का लीनियर मोशन में होता है वही कंसेप्ट टॉर्क का रोटेशनल मोशन में होता है। जैसे लीनियर मोशन में जहां जहां फोर्स था वैसे सिचुएशन में हर जगह क्या आएगा, टॉर्क आएगा। हर जगह क्या आएगा,
टॉर्क आएगा। आई बात समझ में? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए ये ज़रूरी है। अब इसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आगे हम लोग पढ़ेंगे और उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज इतना ही, ठीक है। और अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो क्या करना है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।